है दोस्तों। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का बच्चे स्वागत है। नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों का सारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से हमारी बातों को सुनेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम आप लोगों को टेंथ का कुछ हम पॉइंट लेकर आए हैं, जो कि टेंथ का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइट? आपकी लाइट होता है क्या? सुनेंगे बच्चे अच्छे तरीके से मेरी बातों को, फिर हम इस पे लिखेंगे भी। थोड़ा सा पहले चीजों को समझ लेंगे। जैसे देखिए, प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम लोगों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को बच्चे नहीं देख सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए आपको प्रकाश चाहिए ही चाहिए। जैसे रात में किसी वस्तु को आप लोगों को ढूंढना पड़ता है तो आप साथ में टॉर्च लेकर जाते हैं। टॉर्च क्या करते हैं कि टॉर्च ले जाकर के पहले वस्तु पर प्रकाश को डालते हैं, तो वस्तु क्या करता है कि प्रकाश को परावर्तित कर देता है। वही परावर्तित किरण जब हमारे आंखों पर पड़ती है तब हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। मतलब सीधी सी बात आप लोग समझ जाइएगा कि प्रकाश प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम लोगों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिखते हैं बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि प्रकाश प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे जिससे हम लोगों को जिससे हम लोगों को जिससे हम लोगों को किसी वस्तु को हम लोगों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अनुभूति अर्थात संवेदना होती है, अनुभूति होती है। तो देखिए हमने अभी डिफिनेशन लिखा है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम लोगों को किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। बिना प्रकाश से आप किसी वस्तु को बच्चे नहीं देख सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए ही आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे रात में हम लोग किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका रीजन होता है कि रात में प्रकाश नहीं होता है। अगर प्रकाश रहेगा तो वस्तु दिखलाई देगा, या अभी किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, इसका रीजन है कि लाइट जलने की वजह से। देखिए इधर लाइट जल रहा है, लाइट जलने की वजह से हमें किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को बच्चे नहीं देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चे इस चैप्टर में प्रकाश के बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश में भी बहुत सारे गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि आप लोगों को सीखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम प्रकाश के पहला गुण में अगर हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश कभी टेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। पहला गुण है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा मतलब सरल रेखा। जब भी टॉर्च टॉर्च आप जलाते होंगे तो जो लाइट निकलता होगा वो हमेशा सीधी रेखा में जाता होगा, कभी टेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश जब भी चलता है तो बच्चे सीधी रेखा में ही गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने का मतलब यह है बच्चे कि प्रकाश एक ऊर्जा है।
प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है। कैसे बच्चे प्रकाश एक ऊर्जा है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि सोलर से बैटरी चार्ज हो जाता है, सोलर से बैटरी चार्ज हो जाता है, इसका मतलब कि लाइट में एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। उसी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट सोलर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि लाइट में एनर्जी है बच्चे, प्रकाश में ऊर्जा है, प्रकाश में ऊर्जा है बच्चे। या आप लोग सोलर सेल भी पढ़ेंगे आप लोग आगे चलकर। सोलर सेल क्या करता है कि जो प्रकाश ऊर्जा रहता है उस प्रकाश ऊर्जा से खाना को पका देता है। इसका मतलब है कि प्रकाश में ऊर्जा होता है बच्चे, एनर्जी होता है, अर्थात लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक बच्चे अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है, देखिए प्रकाश कभी भी चलता है तो इस कंडीशन का फॉलो करता है, इस कंडीशन का बच्चे फॉलो करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है जो ऊपर नीचे दोलन करके चलता है, लाइट ऊपर नीचे दोलन करके चलता है बच्चे, अर्थात प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोगों को बच्चे याद रखना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 प्रॉपर्टी हमने बताया, अब हम चौथा प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। सारे बच्चे को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब प्रकाश एक कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए, साउंड इज अ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाई, क्यों, इसका कारण क्या है? अच्छा बताइए, जिस प्रकार हम यहाँ पे बोल रहे हैं और अगर मान लीजिए कि कोई क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरा आवाज तो क्लास में सारे बच्चे सुन रहे होंगे, लेकिन अगर हम यही चीज अगर हम चंद्रमा पर जाकर हम किसी वस्तु अगर हम बोलेंगे और अगर बच्चा को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो क्या चंद्रमा पर बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, क्योंकि ध्वनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे माध्यम कहे तो ठोस, द्रव और गैस, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब किसी वस्तु को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वैसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सारे के सारे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, आप लोगों को याद रखना है बच्चे। तो याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्यों? क्योंकि इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, तो कहिएगा कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम उम्मीद करते हैं कि 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा। अब हम पचवा लेके चलते हैं, पचवा फिफ्थ में लेके चलते हैं, पचवा लेके चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, कहता है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे माध्यम यदि अलग अलग हो, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यदि हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर लेते हैं जैसे पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तीसरा आप लोग को याद रखना है बच्चे, कांच में जो प्रकाश का वेग होता है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए माध्यम यहाँ पे अलग अलग है,
माध्यम यहाँ पे अलग अलग है, तो अलग अलग माध्यम में बच्चे प्रकाश का वेग देखिए अलग अलग है। जैसे निर्वात या वायु है तो निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बच्चे, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक है, तो निर्वात, वायु, अगर कांच और पानी देता है तो ऑप्शन वहां निर्वात जाएगा। और एक बात और हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चे कि हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। याद रखना है, हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, जो कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। याद रखना है। अब हम छठा प्रॉपर्टी में लेके चलते हैं बच्चे, छठा प्रॉपर्टी में लेके चलते हैं बच्चे। सारे बच्चे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है? 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे फैन ऑन हो गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझना है। चलिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे अब हम लेके चलते हैं, छठा प्रॉपर्टी में लेके चलते हैं। 5 प्रॉपर्टी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बच्चे समझ में आ गया होगा। छठा प्रॉपर्टी देखिए हम लेके चलते हैं बच्चे, सारे बच्चे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, सारे बच्चे को ध्यान देना है। देखिए बच्चे, इधर मक्खी बैठ जा रहा है जिसके कारण देखिए डिस्टर्ब हमें कर दे रहा है। देखिए आगे हम लेके चलते हैं बच्चे, छठा प्रॉपर्टी में सारे बच्चे ध्यान देंगे। छठा प्रॉपर्टी में लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि मक्खी परेशान कर रहा है बच्चे। अब हम लेके चलते हैं छठा प्रॉपर्टी में बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, 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 तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। वेग और तरंग दैर्घ्य, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगा तो दो चीज आपका बदल जाएगा, वेग और तरंग दैर्घ्य, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सुनिए क्यों नहीं परिवर्तित होता है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, इधर मान लीजिए कि माध्यम वायु है और इधर माध्यम मान लीजिए कि पानी है, इधर पानी है बच्चे, सारे बच्चे पहले ध्यान दीजिएगा। इधर मान लीजिए वायु है और इधर बच्चे कौची है, पानी है। चीजों को समझे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, रटेंगे कभी नहीं। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं हो, या कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे रटने वाला चीज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वायु है और इधर पानी है, मान लीजिए कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये माध्यम जो है ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और बच्चे पानी जो है इधर बच्चे आपका है कैसा माध्यम, सघन माध्यम है। इधर विरल माध्यम है और ये क्या है बच्चे, सघन माध्यम है। अब मान लीजिए कि विरल माध्यम से जा रहा है सघन माध्यम में, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब विरल से सघन में जाएगा तो देखिए जब ऐसे जो चल रहा है तो जो डेग मार रहा है, डेग को ही हम लोग कहते हैं जनरली तरंग दैर्घ्य। जितना बड़ा डेग मारेगा उतना ही ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा, और जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है और जो आपका वेग भी होता है, दोनों में सीधा संबंध होता है। यदि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो वेग भी ज्यादा है, स्वाभाविक बात है। तरंग दैर्घ्य माने एक प्रकार का छलांग या डेग, यदि छलांग ज्यादा मारेगा, यदि छलांग ज्यादा मारेगा तो वेग भी ज्यादा हो जाएगा, और यदि छलांग कम रहेगा तो वेग भी कम रहेगा। तो बताइए वायु में छलांग ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा,
क्यों? क्योंकि यह विरल माध्यम है। जैसे ही वायु से जब प्रवेश करेगा पानी में, अर्थात पानी हो जाएगा सघन माध्यम। तो बताइए डेग छोटा कि बड़ा? छोटा। तरंग दैर्घ्य छोटा, और जब तरंग दैर्घ्य छोटा तो प्रकाश डुबुक डुबुक के चलेगा जी, डुबुक डुबुक के चलेगा जी। ध्यान दीजिएगा, डुबुक डुबुक के चलेगा, अर्थात तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, और तरंग दैर्घ्य घटने से बच्चे वेग भी घट जाएगा। वही हमने छठा गुण में बताया, प्रकाश के छठा गुण में बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? अब सुनिएगा, आप यहां देख रहे हैं कि इधर छलांग ज्यादा माने तरंग दैर्घ्य ज्यादा, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो वेग भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो इसका छलांग छोटा मतलब तरंग दैर्घ्य छोटा, और तरंग दैर्घ्य छोटा माने वेग कम। तो दो चीज बदल गया, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल गया, लेकिन आवृत्ति क्यों नहीं बदला? सुनिएगा, हमको पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि n बराबर होता है v बटे लेमडा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो होता है v बराबर एन लेमडा। यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो आपका यहां से हो जाएगा v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, जहां v है तरंग का वेग, n है आवृत्ति, और लेमडा है तरंग दैर्घ्य। बहुत सारे बच्चे को तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में कंफ्यूजन होता है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, और तरंग का वेग किसे कहते हैं? देखिए, हम एक शब्द हम आप लोग को समझा देते हैं कि क्या क्या तरंग दैर्घ्य होता है, क्या क्या आवृत्ति होता है, क्या क्या तरंग दैर्घ्य होता है। सुनिएगा, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्भ के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य को लेमडा से निरूपित किया जाता है। यहां से लेकर यहां तक का जो बीच का डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को लेमडा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो देखिए, ये है गर्भ और इसको बोलते हैं शीर्ष। दो लगातार शीर्ष के भी बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। अब एक होता है तरंग दैर्घ्य और एक होता है आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जय बार दोलन करेगा, एक सेकंड में जय बार दोलन करेगा, वही उसका आवृत्ति कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड में 50 दोलन, जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम का ये जो स्थिति है इसको साम स्थिति बोलते हैं। अगर साम स्थिति के पेंडुलम एक ओर जाएगा, फिर आएगा साम स्थिति में, फिर दूसरी ओर जाएगा, अब पुनः वापस आएगा, तब हम उसे एक दोलन कहते हैं। और अगर एक सेकंड में अगर मान लीजिए 50 दोलन करेगा तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगा। कहने का मतलब आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो एक सेकंड में दोलनों की संख्या, इसमें भी बच्चे दोलन होता है। जैसे यहां से लेके यहां तक जाने में एक दोलन, फिर अगर यहां से यहां जाएगा तो दूसरा दोलन। तो प्रकाश एक सेकंड में जितना बार दोलन करेगा, वही उसका आवृत्ति कहलाएगा। और एक होता है तरंग दैर्घ्य, और एक होता है आवृत्ति, और एक होता है तरंग का वेग अर्थात उसको मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, कि एक सेकंड में प्रकाश कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक सेकंड में जितना मीटर का प्रकाश ट्रेवल करेगा वही उसका तरंग का वेग कहलाएगा। और हमारा एक सूत्र होता है v बराबर एन लेमडा, और यहां से सोल्व करते हैं तो n बराबर v लेमडा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे समझना क्या है, हमने अभी बताया था बच्चे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या कारण है? बोर्ड पर देखते रहिएगा, बोर्ड पर सारे बच्चे देखते रहेंगे। देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था v बराबर एन लेमडा, एन बराबर होता है v बटे कौची लेमडा। अब एक बात को समझिएगा, मान लीजिए कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो एने वेग ज्यादा होगा, और जब वेग ज्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। तो ये दोनों का बदलने का संबंध सेम रेशियो है। अगर जैसे ही अगर सघन माध्यम में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगा और
वेग भी घटेगा। या मान लीजिए कि वेग जो भी था घट के हो गया आधा अर्थात v/2, तो स्वाभाविक है लेमडा भी आपका लेमडा/2 हो जाएगा। अब फाइनल अगर रिजल्ट अगर देखिएगा तो v/2 गुने 2/लेमडा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v/लेमडा। तो पहले भी v/लेमडा था, अभी भी v/लेमडा हुआ। इसका मतलब कि आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कान खोल के सुन ले बहादुर बच्चे, कान खोल के सुन ले बहादुर बच्चे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दो चीज बदलेगा बच्चे, दो चीज, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। आप लोगों को याद रखना है। वही चीज आप लोगों को प्रकाश के गुण में हमने बताया है, 6 गुण हमने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 6 गुण बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। अब कुछ डायग्राम है, उस डायग्राम को सारे बच्चे एकदम समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो टॉर्च से देखिए कोई बच्चा यहां से लाइट को जला रहा है, यहां पे देखिए गत्ता लगा हुआ है, गत्ता कूट लगा हुआ है और प्रकाश को ऐसे डाल रहा है। देखिए इस गत्ता से इस गत्ता में गया, इस गत्ता से इस गत्ता में गया, फिर इस गत्ता में गया, फिर इस गत्ता में। देखिए समान समान दूरी पर छिद्र किया गया है। इससे यही पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश टेढ़ा चलता बच्चे तो ये वाला से इस छिद्र में कभी नहीं पड़ता, इस छिद्र से इस छिद्र में नहीं पड़ता, इस छिद्र से इस छिद्र में नहीं पड़ता। इससे यही पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। या आप देखिए इस डायग्राम को देखिए तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। देखिए यहाँ पे कैंडल जल रहा है, कैंडल से देखिए यहाँ प्रकाश चल रहा है। देखिए छिद्र ए से गया छिद्र बी में, छिद्र बी से गया छिद्र सी में। इसका मतलब यही है बच्चे कि प्रकाश सीधी रेखा में अगर सीधा ना चलता तो प्रकाश मुड़ जाता, प्रकाश मुड़ जाता और मुड़ करके देखिए ऐसे होता और बी को नहीं पार कर पाता। लेकिन यहाँ तो दिखने को मिल रहा है कि प्रकाश देखिए सीधा यहाँ गया और यहाँ से फिर सीधा यहाँ गया और तब आंख पे पड़ा और व्यक्ति इस प्रकाश स्रोत को देख पा रहा है। इसका मतलब यही है, इस डायग्राम से हमें यही पता चलता है बच्चे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस डायग्राम से यही पता चलता है बच्चे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये देखिए बच्चे, प्रकाश इज अ ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ऊपर नीचे दोलन करता है। लेकिन ध्वनि सुन लीजिए बच्चे, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन किसमें? ध्वनि वायु और द्रव में अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लेकिन ध्वनि ठोस में अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्घ्य भी होता है। कान खोल के सुन लीजिए बच्चे, ध्वनि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि एक कैसी तरंग है तो पहले पूछिएगा पहले बच्चे, वायु में पूछ रहे हैं कि द्रव में पूछ रहे हैं कि ठोस में पूछ रहे हैं। अगर वायु पूछेगा तो कहिएगा ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यदि जल कहेगा तो कहिएगा फिर भी अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन अगर ठोस कह देगा तो कहिएगा कि यह अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है। लेकिन प्रकाश हमेशा बच्चे अनुप्रस्थ तरंग होता है। देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ऊपर नीचे दोलन करता है। ये दोनों शीर्ष को क्रस्ट कहते हैं, ये दोनों को टाउ कहते हैं। अर्थात हिंदी की बात करें तो इसको शीर्ष कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कहते हैं बच्चे। आप लोग को याद रखना है। देखिए और यहां देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखिए प्रवेश कर रहा है तो देखिए वेग बदल रहा है। इधर देखिए फास्ट है, स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, इधर फास्ट है, स्लो हो गया, फास्ट है। इधर वायु था, इधर कांच था, फिर इधर वायु है। देखिए वायु से कांच में गया, वेग घट गया, फिर वेग देखिए बढ़ गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चे। देखिए यहाँ पे ये इसका नाम है प्रिज्म नाम है। देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जा गया तो देखिए इसका तरंग दैर्घ्य घट गया, डुबुक के चल रहा है बच्चे, क्योंकि शीशा है, डुबुक के चल रहा है। तरंग दैर्घ्य छोटा है, वेग भी छोटा है, लेकिन जैसे ही वायु में प्रवेश किया तो इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ गया बच्चे। तरंग दैर्घ्य देखिए बढ़ गया बच्चे। ये लंबा छलांग मांग रहा है। तो मैंने अभी ही बताया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। देखिए ये कितना सुंदर फिगर है, कितना सुंदर फिगर है। देखो बच्चे कितना सुंदर फिगर है। देख लीजिए कितना सुंदर फिगर है बच्चे। देखिए सूर्य का प्रकाश, देखिए यहाँ हमारा पृथ्वी है, यहाँ जब चल रहा है तो देखिए
किसी भी माध्यम से, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। देखिए इधर सब निर्वात है, निर्वात से प्रकाश हमारे पृथ्वी पर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब यही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम में जा सकती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम में बच्चे गमन कर सकती है। इसीलिए प्रकाश को कहते हैं यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस लड़का को देखिए, इस लड़का को देखिए, इससे यही पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम उम्मीद करते हैं बच्चे हमारी बातों को जरूर समझे होंगे। और सुन लीजिए बच्चे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा बच्चे, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा बच्चे कि देखिए ये सब चीज कैसे बताया जा रहा है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा बच्चे, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और प्रत्येक बच्चा हमारी नॉलेज को सीखेंगे। चलिए बच्चे, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।